नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत सीएम धामी की आज दोपहर 1:30 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। आम बजट पर सीएम धामी देंगे विस्तार से जानकारी। बजट देश और राज्यों के विकास को नई दिशा देगा। बीजेपी कार्यालय में आयोजित होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर 1:30 बजे आम बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जहां बीजेपी कार्यालय में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री धामी बजट के मुख्य बिंदुओं और विकास परियोजनाओं और योजनाओं पर प्रकाश डालेंगे। वहीं सीएम धामी ने साफ तौर पर कहा है कि ये बजट देश और राज्य के विकास को नई दिशा देने वाला। बता दें कि आगामी बजट से प्रदेश की अर्थव्यवस्था और जनहित के कई अहम फैसले सामने आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1:30 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा होनी है। जहां बीजेपी कार्यालय में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बजट के मुख्य बिंदुओं और विकास योजनाओं की बात करेंगे। वहीं सीएम धामी ने साफ तौर पर कहा है कि ये बजट देश और राज्य के विकास को एक नई दिशा देने वाला है। बता दें कि आगामी बजट से प्रदेश की अर्थव्यवस्था और जनहित के कई अहम फैसले सामने आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। कुछ ही दिनों में अब क्योंकि उत्तराखंड में भी बजट सत्र होगा और इस बजट सत्र में कई अहम फैसले भी धामी सरकार लेती हुई नजर आएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर तारीख का ऐलान भी कर सकते हैं कि आखिरकार बजट सत्र कब होना है, राज्य में विधानसभा में बजट को लेकर चर्चा कब होगी और वो जो तमाम विधेयक हैं जो इस बजट सत्र के दौरान पेश किए जाएंगे उसका आयोजन कब होना है, तारीख, स्थल, इसके बारे में भी ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाना है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश दीक्षित देहरादून से जुड़ चुके हैं। रजनीश, कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन किन बातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे? देखिए श्रुति अंगद, मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बलबीर रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश मुख्यालय है वहां पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। ठीक 1 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और वहां पर प्रदेश के जो भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं वो तो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बाकायदा मीडिया कर्मियों का भी जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। आपको बताएं, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है श्रुति, वो काफी महत्वपूर्ण है। वजह ये है कि कल जो निर्मला सीतारमण ने नवा बजट पेश किया है, उस बजट को लेकर जो सीएम ने कहा था कि काफी ज्यादा उत्साहजनक ये बजट आया है युवाओं पर और खासकर पहाड़ी राज्यों को लेकर विकास की रफ्तार को पंख लगाने वाला ये बजट है। तो जाहिर सी बात है कि आज जो बजट जो कल पेश हुआ है उस बजट को लेकर जो उत्तराखंड को जो सौगात मिली है पहाड़ी राज्यों को, इसके अलावा एमएसएमई में जो 1200 से ज्यादा करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, उससे पहाड़ के जो रोजगार सृजित होगा, साथ तौर पर जो किसानी है उनको जो फायदा मिलने वाला है। क्योंकि इस बार क्या है कि ये मझोले शहर हैं, उनके विकास को रफ्तार देने का काम देखने को मिला। इसके अलावा आपको बताएं, जो रेलवे के नए कॉरिडोर्स बने उससे भी उत्तराखंड के पर्यटन और इसके अलावा जो कुमाऊं मंडल में मंदिर माला मिशन है उसके तहत जो मंदिरों का आध्यात्मिक जो ऊर्जा का केंद्र है उनको संवारने और सजाने का काम हुआ है। तो रजनीश, इस बजट में एक बेहद खास बात ये भी थी कि यहाँ पर ये भी ऐलान किया गया जो पर्वतीय राज्य हैं वहां पर माउंटेन ट्रेन का संचालन किया जाएगा। माउंटेन ट्रेन, इसका संचालन कब से किया जाना है? क्या कुछ रूपरेखा इस बजट में दिया गया है? कितना बजट इस माउंटेन ट्रेन के लिए ऐलान किया गया है? रजनीश, मैं आपको बताऊं, पर्यटन को बढ़ावा देने के मद्देनजर और जो यातायात की को सुगम करने को लेकर, और चूंकि माउंटेन ट्रेन एक और जहां सुलभ व्यवस्था बनती है यातायात की, तो वहीं दूसरी ओर क्या है कि मनोरम दृश्य का भी लोग दीदार कर पाते हैं। तो ये जो ट्रेन है ये पर्यटन में इजाफा होगा। चूंकि आपको बताएं, कर्णप्रयाग रेल परियोजना काफी चल रही है, काफी दिनों से चल रही है, उसके अंदर काफी सुधार भी हुए। आगे चल के जो 4 धामों को रेलवे से जोड़ने का जो सपना है जिसपे काम चल रहा है, तो वो पूरा होगा। इस बार जो बजट में रेल कॉरिडोर को लेकर जो अलग से प्रावधान किया गया है, तो जो भारतीय जनता पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम बताएंगे
जनता तक अपनी बात पहुंचाना चाहेंगे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर किस तरीके से विकास के पथ पर आगे अग्रसर है। लेकिन और माउंटेन ट्रेन के संचालन में यहाँ पर कई चुनौतियां हैं, इतना आसान नहीं होगा इसका संचालन। क्या कुछ चुनौती है रजनीश, सरकार के सामने, केंद्र सरकार के सामने? देखिए, जो चुनौती है वो सबसे पहले भौगोलिक चुनौती है, चूंकि फ्रेजाइल है यहाँ के माउंटेन्स। और क्योंकि आपने देखा भी था कि सिलकेरा टनल, जो ऑल वेदर रोड में टनल बनाया जा रहा था, उससे जो हादसा हुआ। इसके अलावा कर्णप्रयाग में जो टनलिंग का काम हो रहा था, जिसकी वजह से आसपास के जो रिहायशी इलाके उनके घरों में दरारें आ गई। और जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो होता है पर्यावरण को। तो विकास और पर्यावरण समन्वय बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है, क्योंकि यहाँ की जो फ्रेजाइल माउंटेन वैली है उसका भी बहुत बड़ी चुनौती है कि वहां पर ब्लास्ट हो, फिर वो सुरंग बनाई जाए, टनलिंग के ऐसा स्टेज मॉड्यूल अपनाया जाए जिससे पर्यावरण को भी क्षति ना हो। तो पर्यावरण और विकास, इन दोनों में समन्वय बनाना एक चुनौती जरूर है। इस चुनौती को देखना होगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार किस तरीके से निपटती है। बने रहिए रजनीश, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो बीजेपी कार्यालय में आज मुख्यमंत्री 1:30 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। क्या कुछ अहम बातें वो रखते हुए नजर आती है, देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। खबरों बढ़ते हैं आगे। कोटद्वार में दुकान के नाम पर विवाद बढ़ गया है। विवाद के दौरान तनावपूर्ण माहौल है। विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स का भी बयान सामने आया है। हल्की राजनीति के लिए गलत कृत्य, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, कोटद्वार में एक मुस्लिम दुकानदार के साथ, यहां पर दुकानदार के दुकान का नाम यहां पर बाबा रखने को लेकर हाल ही में विवाद हुआ था, जिसका जो वीडियो है सोशल मीडिया पर काफी वायरल होता है। हिंदू संगठनों के विरोध के चलते मामला और भी संवेदनशील हो चला है। विपक्ष ने इस घटनाक्रम को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने साफ तौर पर कहा है कि हल्की राजनीति के लिए इस तरह की घटनाएं की जाती है। उन्होंने प्रशासन को पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया है और कहा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा, सबके साथ इंसाफ होगा। लेकिन ये पूरा मामला अब बेहद विवादित हो चुका है, संवेदनशील भी। देखिए, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद किस तरीके का माहौल है, इस पूरे मामले को लेकर चर्चा भी की जा रही है। विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स का भी बयान सामने आ गया है। शादाब शम्स ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके की हल्की राजनीति की जाती है, किसी के साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा, अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कोटद्वार मुद्दे को लेकर सियासत भी लगातार जारी है। राहुल गांधी ने दीपक को भारत का हीरो बताया है। हरक सिंह रावत का बजरंग दल पर निशाना भी। रावत ने बजरंग दल को फर्जी बताया है। दीपक के समर्थन से सियासत में नई हलचल है। उत्तराखंड के कोटद्वार का मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कोटद्वार के दीपक को भारत का हीरो करार देते हुए उनके साथ हमेशा रहने की बात कही है। इस बयान के बाद सियासत उफान पर है। वहीं कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को फर्जी बताते हुए उन पर दलाली का आरोप लगा दिया है। रावत ने साफ तौर पर कहा है कि ये लोग शहर का माहौल खराब करने का काम करते हैं। यही पूरा मामला है जिसमें दीपक सामने आते हैं। वो साफ तौर पर कहते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं दोनों ही धर्म को मानता हूं, किसी धर्म की अवहेलना नहीं करता। और इसके बाद क्योंकि अब ये मामला संवेदनशील भी है, सियासत में भी है, विवादों के केंद्र में है। अब देखिए, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद राहुल गांधी भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। राहुल गांधी भारत का हीरो बता रहे हैं दीपक को। आज जिस तरह भ्रष्टाचार में डूब गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उससे लोगों को भटकाने के लिए वो कुछ न कुछ बहाने ढूंढ रही है। कोटद्वार में इतना भाईचारा है, मैं आज आपको बता रहा हूं। कोटद्वार के इतना भाईचारा है कोटद्वार में। 5 साल भाजपा से विधायक रहा हूं। मेरे पे मुस्लिम बहनें आती थी, उनकी भी मैं उतनी मदद करता था जितनी हिंदू बहनों की मदद करता था। बेटियों की फीस, मैंने मुस्लिम बेटियों की फीस जमा करी। और कोटद्वार में मैं आज आप बता दूं, 80% मुस्लिम बहनों को, मुस्लिम भाइयों को
गढ़वाली आती है, मैं आपको, वो गढ़वाली में बात करते हैं, मंदिर में जाते हैं, हिंदू रीति रिवाजों की सम्मान करते हैं, कि वहां गढ़वाली ऐसा माहौल है, वहां का बनिया भी गढ़वाली बोलता है, वहां का पंजाबी भी गढ़वाली बोलता है, जो 50 साल से कोटद्वार में रह रहा है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश लगातार बने हुए हैं। रजनीश, क्या कुछ है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए। अभी वहां पर हालात क्या है, क्योंकि बजरंग दल के द्वारा यहां पर बवाल भी मचाया जाता है, आपत्ति भी जताई जाती है, प्रशासन की तरफ से वहां पर किस तरीके से तैनाती की गई है रजनीश? देखिए श्रुति अंगद, मैं आपको पूरा प्रकरण तफसील से बताता हूँ। हुआ यह था कि 26 जनवरी की ये घटना है। बाबा नाम से एक दुकान खोली जाती है रेडीमेड गारमेंट की, जिसको संचालन करने वाले का नाम था शोएब। तो उसका विरोध किया गया बजरंग दल के द्वारा। वो लोग पहुंचते हैं और वहां पर झड़प होती है। झड़प के दरमियान बाबा नाम का जो प्रतिष्ठान है, बाबा नाम हटाने की कवायद चलती है। इसी दरमियान मोहम्मद जो दीपक है, इनकी एंट्री होती है। जिम का काम, जिम चलाते हैं उसी के पास में, इस दुकान के पास। तो वो दीपक जाते हैं और बजरंग दल वालों से विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि हम बाबा नाम से बहुत सारी चीजें हैं, तो बाबा नाम में ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप हटाने को लेकर इतना विरोध दर्ज करा रहे हो। जिसके बाद जब उनका नाम पूछा जाता है के द्वारा, तो वो कहते हैं मेरा नाम है मोहम्मद दीपक। अब उसके बाद क्या होता है कि देहरादून से जो बजरंग दल की विंग है, वो 26 जनवरी के बाद वहां पहुंचती है और दीपक के साथ हाथापाई होती है, नोकझोंक होती है। इसके बाद ये मामला तूल पकड़ता है। राहुल गांधी इस पूरे मामले पर दीपक को करार देते हुए बकायदा कल ट्वीट कर देते हैं। उनके ट्वीट के बाद सियासी पारा चूंकि इस मामले में चढ़ जाता है। और आपको बताएं कि कोटद्वार के अंदर जब से प्रकरण उछला है, तब से माहौल वहां तनावपूर्ण है, गहमा गहमी है। अब सियासत भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि आपको बताएं हरक सिंह रावत जैसा कि उनकी बयान दे रहे थे, उन्होंने। लेकिन ये जानकारी मिल रही है रजनीश की ये जो दुकान लगातार अब जो विवादों में है, ये पिछले 30 साल से संचालित हो रही है। 30 साल से इस दुकान को चलाया जा रहा है। इससे पहले भी क्या किसी तरीके का विवाद हुआ था? देखिए, इससे पहले की श्रुति विवाद की कोई जानकारी नहीं है। बाबा गारमेंट्स के नाम लेकर ये जो विवाद था, इस विवाद में जो बजरंग दल के लोग थे, उन्होंने विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि चूंकि आपको बताएं कि कोटद्वार में प्रसिद्ध हनुमान का मंदिर है, जिसको सिद्धबली, बाबा सिद्धबली भी कहते हैं। तो बाबा से वो सिद्धबली कर रहे थे। उन्होंने कहा था बाबा शर्म हटा लीजिए और आप अपने प्रतिष्ठान चलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इसी बीच में जो दीपक की, मोहम्मद दीपक की एंट्री होती है, इस एंट्री से एक नया माहौल बनता है। और इस माहौल में जब राहुल गांधी ट्वीट कर देते हैं, मोहम्मद दीपक को हीरो करार देते हैं, बब्बर शेर करार देते हैं, तो सियासी पारा चढ़ जाता है। आपको बताएं कि कवायद में बजरंग के कार्यकर्ताओं में अभी भी रोष है और मामले में आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक बाबा शब्द नहीं हटेगा, उनकी कवायद जारी रहेगी। इस पूरे प्रकरण में अब सियासी पारा, कांग्रेस भी, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि ये जो नाम बाबा रखा गया है, इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। हालांकि इस नाम पर विवाद है, इस नाम को लेकर क्या कुछ समाधान निकाला जाता है, क्योंकि सियासत तो हम देख रहे हैं, लेकिन समाधान किस तरीके से निकाला जाता है देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। आप बने रहिए रजनीश, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो राहुल गांधी ने दीपक को भारत का हीरो बताया है, लेकिन अभी भी इस पूरे माहौल में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। प्रशासन की तरफ से भी यहां पर तैनाती की गई है। खबरों बढ़ते हैं आगे। टायर दुकान में भीषण आग लग गई है। आधी रात आग से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। गैस सिलेंडर फटने का खतरा बना रहा और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। टायर दुकान में लाखों का नुकसान हो गया है। उत्तराखंड के जसपुर के पतरामपुर रोड स्थित एक टायर पंचर के दुकान में देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि दुकान में रखे टायरों के साथ गैस सिलेंडर और कंप्रेसर फटने का भी खतरा पैदा हो गया। वही जानकारी मिलने पर अग्निशमन टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला है। फायर ब्रिगेड की टीम आपको यहां पर नजर आ रही होगी, लेकिन काफी मशक्कत के बाद, क्योंकि कई कठिनाइयां आई हैं और देख सकते हैं आप इन तस्वीरों को। आग बुझाने के लिए काफी मेहनत की गई है फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से। आग बुझाने के लिए सहोता पेपर मिल के फायर टेंडर की भी मदद ली गई है। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। हालांकि दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
रात्रि लगभग 12:20 पर हमें सूचना प्राप्त हुई, तो तुरंत हमारी 2 गाड़ी यहाँ से फायर स्टेशन से रवाना हुई और मालूम चला कि जो पतरामपुर रोड और उसका नाम है एक व्यक्ति था हसीन अहमद पुत्र अतीक अहमद के कमाल यूनियन के पास टायर रिपेयर की दुकान थी जिसमें आग लगी। और जो टायर रिपेयर की दुकान थी अंदर टायर रखे थे और बड़ी संख्या में टायर रखे हुए थे और क्षति का आंकलन तो बाद में मालूम चलेगा। और अगल बगल भी आग की खतरा बढ़ सकता था, लेकिन हमारी दोनों गाड़ी ने कड़ी मशक्कत से आग बुझाना शुरू किया। फिर हमारा एहसान है कि दोबारा फोन मिलाकर सोटा पेपर मिल से एक वाहन पर और बुलाया गया और उनके द्वारा तीनों गाड़ी द्वारा उस बड़ी मशक्कत से फोन के द्वारा आग। चलिए खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में 16 फरवरी को कांग्रेस की महारैली होने वाली है। लोक भवन के घेराव का ऐलान किया गया है। राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। लोक भवन घेराव की कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने ये तमाम जानकारी दी है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड में कांग्रेस बेहद सक्रिय हो चुकी है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर 16 फरवरी को लोक भवन घेराव का ऐलान कर दिया है। पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि अगले 3 महीने तक हर विधानसभा में स्थानीय और राज्य स्तरीय मुद्दों को उठाया जाएगा। महारैली का आयोजन किया जाएगा। हरक सिंह रावत ने ये जानकारी दी है। लोक भवन घेराव की कांग्रेस ने ये तमाम प्लानिंग बनाई है। देखिए, साल 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी साल के मार्च महीने में 24 मार्च को यहां पर धामी सरकार के कार्यकाल का 4 साल पूरा हो जाएगा। और इस पूरे मामले को लेकर भी लगातार कांग्रेस पार्टी अब सरकार पर निशाना साध रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश भी लगातार बने हुए हैं। रजनीश, महारैली का आयोजन होना है, महारैली का आयोजन, इसके पीछे कांग्रेस पार्टी क्या कुछ उद्देश्य बता रही है? देखिए श्रुति, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोटियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, इन लोगों ने संयुक्त प्रेस जानकारी दी है कि 16 फरवरी से वो राजभवन का हल्ला बोल कार्यक्रम का आगाज करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि महंगाई, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार और अंकिता को न्याय को लेकर ये उनका हल्ला बोल होगा जो 16 फरवरी से स्टार्ट होगा, जिसमें राजभवन का घेराव करेंगे। इसके अलावा ये जो हल्ला बोल कार्यक्रम है ये 3 माह तक चलेगा, यानी कि 16 फरवरी शुरू होकर आगामी 3 महीने तक कांग्रेस हमलावर रहेगी, सड़कों पर रहेगी और स्थानीय मुद्दों को लेकर मुखर रहेगी और राज्य सरकार के घेरने का काम करेगी। आपको बताएं, ये कांग्रेस पार्टी जो मुद्दे उठा रही है, इस मुद्दे के पीछे का उद्देश्य है चुनावी माहौल को गरमाना, क्योंकि अब 2027 के चुनाव को लेकर एक और जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं को गिनाने को लेकर जन जन अभियान सरकार आपके द्वारा चला रही है, तो वहीं पर कांग्रेस भी जन जन तक जोड़ने को लेकर जो भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और अपराध, महिला अपराध को लेकर वो सड़कों पर उतरेंगी और जन संपर्क करने का अभियान है। तो कुल मिलाकर ये जो प्रोटेस्ट और प्रदर्शन की जो ये राजनीति शुरू होगी, इससे सियासी पारा चढ़ेगा श्रुति, और इसका एजेंडा मिशन 2027 है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं को लेकर जन जन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इस महारैली का नेतृत्व कौन करेगा? क्योंकि 3 महीने कांग्रेस की तरफ से हल्ला बोल का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, कौन नेतृत्व करने वाला है रजनीश? नेतृत्व की जहां तक की बात है तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोटियाल, वो नेतृत्व करेंगे। उनके कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता, चाहे नेता विपक्ष हो, वो सभी लोग इसमें रहेंगे। और क्योंकि ये कार्यक्रम एक दिवसीय नहीं है, आगामी 3 महीने तक चल रहा है, तो उत्तराखंड के जो समस्त 13 जनपद हैं, इन जनपद मुख्यालयों पर भी अलग अलग दिन कार्यक्रम घेराव का प्रदर्शन का कांग्रेस करे। बहुत शुक्रिया रजनीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 16 फरवरी को कांग्रेस की महारैली का आयोजन होना है, इसकी जानकारी खुद हरक सिंह रावत ने दी है। खबरों बढ़ते आगे। देवभूमि उत्तराखंड के विकास नगर में एक बार फिर लव जिहाद के आरोपों को लेकर माहौल गर्मा गया है। यहां समुदाय विशेष के एक युवक को हिंदू युवती के साथ देखे जाने के बाद हिंदू रक्षा दल और प्रतिष्ठा सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
गिरीश डालाकोटी के नेतृत्व में पहुंचे संगठनों ने युवक को सख्त चेतावनी दी है। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने अब प्रशासन की सतर्कता, देवभूमि की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए। फिलहाल क्षेत्र में तनाव का माहौल है, ऐसे में पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुस्लिम युवक बताया जा रहा है और इस पर आरोप है कि इसने हिंदू युवती को अपने प्यार में फंसाया है। चलिए खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड में फिर बारिश, बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में जमकर गिरी है बर्फ। ऊंचाई वाले इलाकों में बिछी है सफेद चादर। मैदानी इलाकों में हल्की बारिश से ठिठुरन है, तापमान में गिरावट है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। शीतलहर का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ गया है। उत्तराखंड में एक बार फिर कुदरत का सफेद श्रृंगार देखने को मिला। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की शुरुआत हो गई है। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका है। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के आसार भी है। मैदानी इलाकों में बारिश के आसार है, जहां हल्की बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही। ठिठुरन बढ़ने से जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तो शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से लगातार चेतावनी भी जारी की गई है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए प्राइम।